नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। कोरोना महामारी से मुकाबला जारी है। चिंता की बात यह है कि इसकी जकड़ में अब हमारे ग्रामीण इलाके, छोटे शहर आ रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था शहरों के मुकाबले बिल्कुल कमजोर है। आज बिहार के बक्सर में गंगा नदी में बहते शव नजर आए। वहां के महादेव घाट पर कई शवों के होने की खबर जब जिला प्रशासन तक पहुंची तो उसने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये शव यूपी से बहकर आए हैं। चासा ब्लॉक के अधिकारी ने बताया कि करीब 40 से 45 शव अलग अलग जगहों से बहकर यहां पहुंचे। वहां स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना के मामले में चासा घाट की स्थिति काफी दयनीय है। यहां दाह संस्कार के लिए लकड़ी की व्यवस्था न होने से लोग शवों को गंगा में फेंककर चले जाते हैं। वहीं कुछ ही दिन पहले यमुना में बहते शवों की खबर भी आई थी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थानीय लोगों ने जब ये शव देखे तो हड़कंप मच गया था। उनमें दहशत फैल गई थी कि शायद ये कोरोना से संक्रमित थे। कयास ये भी लगे कि कोरोना से मृतकों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि शमशानों में दाह संस्कार की जगह नहीं थी। बहरहाल इन शवों की हकीकत जो भी हो, थे तो ये इंसान ही। कुछ कारण तो रहे होंगे कि इनको नदी में बहाना पड़ा। व्यवस्था की कमी हो, पैसे की कमी हो, जो भी कारण हो, लेकिन हम अंतिम विदाई भी सम्मानजनक नहीं दे पा रहे हैं। हमें अपना ध्यान अभी दूर दराज के इलाकों की ओर लगाना होगा। वहां जरूरी मदद पहुंचाना अब सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बक्सर में लोगों का क्या कहना है, आइए पहले सुन लेते हैं। चौसा शमशान घाट की स्थिति बहुत दयनीय है। इससे संक्रमित लाशें बहुत 200 या 300 के आसपास होगी। इसमें चारों तरफ से भयभीत सब लोग हैं, संक्रमित होने का संभावना है। प्रशासन क्या एक्शन लिया इसमें? इसमें जिला प्रशासन कुछ नहीं संज्ञान लिया है। आए थे सब, सीओ साहब आए थे और ऊपर से देख कर चले गए। क्या बोले? बोले कि सफाई के लिए 500 रुपये देंगे, इसके बाद चले गए। अभी कम से कम अभी जब से मौजूद हूँ मैं यहाँ पर, कभी 30-35 लाशें आ चुकी। कोई जल प्रवाह कर दिया, कोई जला दिया। कितने लाशें हैं सब मिलाकर? सब मिलाकर अरे माने जो पानी में खड़ा है वो कम से 100-150 लाशें हैं। वो 150 लाशें हैं। हाँ, संक्रमित लाशें? हाँ, संक्रमित लाशें हैं वो। सरकार क्या कर रही है इस पर? जिला प्रशासन सरकार कोई जिला प्रशासन सीओ आए, बोलते हैं कि देख करके चले गए कि ये सफाई कराओ, 500 रुपया डेली दूंगा मैं। क्या मतलब है? मतलब बोल रहे हैं कि इस कारण से नहीं कि कोरोना के कारण ये सारी मौतें हो रही हैं, लेकिन जो भी आसपास के लोग हैं वो इधर आ जा रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे जो लाशें इधर गंगा जी में दिख रही हैं, 10-12 लाशें जो दिख रही हैं, उसका ये पता किया गया कि गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होकर वो लाशें आई हैं और वो हमारे घाट की तरफ और किनारे पर लग गई हैं, जिसका डिस्पोजल हम लोग अभी करवा रहे हैं। इलाज तो कहीं न कहीं से आ ही रही है। अब वो अन्वेषण का विषय है कि वो बारे से आ रही है कि बनारस से आ रही है कि इलाहाबाद से आ रही है, क्योंकि ये लाशें जो दिख रही हैं, ये लगता है कि ये 5-7 दिन से बहती हुई लाशें हैं, क्योंकि ये फूल गई हैं। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार मौजूद हैं। मनीष, वाकई में जो ये तस्वीरें भेजी हैं आपने, चिंताजनक हैं, भयावह हैं एक तरह से, क्योंकि जो इंसानियत को शर्मसार करती है। लेकिन शायद जो अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, जो गरीबी है, वो भी एक कारण हो सकता है। अब सुबह से शाम हो गई है, अब वहां पे लोगों का क्या कहना है? अगर सफाई के लिए 500 देने की बात कर रहे हैं, वो भी एक तरह से तिरस्कार है इस गरीबी का। क्या स्थिति है वहां पर, लोग क्या कह रहे हैं? आप देखिए, हम और आप संवेदना शून्य हो चुके हैं। और ये जब समाज में जो खासकर जो शासक वर्ग होता है वो संवेदना खो देता है, तभी ऐसी घटनाएं अगर सरकारी आंकड़ों को ही माने तो 40 से 50 सब पानी में तैर रहे हैं। ये यूपी के हैं या बिहार के हैं, लेकिन ये मानव के शव हैं जिनकी बीमारी, कोरोना बीमारी से मौत हुई। आज आपने देखा होगा कि यूपी के मुख्यमंत्री कोरोना पर रोकथाम के लिए रुद्राभिषेक कर रहे हैं। 1 घंटे की उन्होंने विशेष पूजा की। लेकिन मृतक जो हैं, कोरोना से मरने वाले जो लोग हैं, उनके लिए कितनी संवेदना है वो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार वालों को, वो चाहे गरीबी हो या लकड़ी ना मिले या कोई अन्य कारण हो,
लेकिन परिवार वालों को उन्हें पानी में, गंगा नदी में अपने परिजनों के शव को बहाना पड़ रहा है। वो कोई ना कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी और शायद वहाँ पर हर व्यक्ति, हर सरकार ये कहती है कि शमशान घाट पर उनके विशेष अधिकारी तैनात हैं जिससे अंत्येष्टि में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन ये जो लाशें हैं, ये लाशें नहीं हैं निधि, बल्कि ये हमारी सरकारों के, एक तरह से आप कह सकती हैं कि सरकारें जब संवेदना शून्य हो जाएं, सरकार जब अपने काम से एक तरह से नदारद हो जाएं, या सरकार जो है केवल बयानबाजी करके या हेडलाइन मैनेजमेंट करके अगर चलने लगे, तो उसी का ये परिणाम है कि कोई भी देखने वाला नहीं है, सब तैर रहे हैं। और लोग जब इसके ऊपर ध्यान आकृष्ट करते हैं तो सरकार की तरफ से सफाई ये आती है कि ये हमारा नहीं, ये तो बगल के राज्य, पड़ोसी राज्य यूपी का है। लेकिन वो यूपी का हो या बिहार का हो, वो एक मानव का शव है जिसको उसके परिवार वाले या सरकार के, प्रशासन के लोग उसकी अंत्येष्टि नहीं कर पा रहे हैं। निधि, एक और संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी मनीष, ये भी कहा जा रहा है कि जो वहां पे लकड़ी दाह संस्कार के लिए प्रयोग में लाई जा रही है, उसकी ब्लैक कालाबाजारी हो रही है। गोबर के कंडे जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं, उनकी तक कालाबाजारी हो रही है। ये सारी बातें ऐसी हैं जो मीडिया में हर दिन आती हैं, सरकार के संज्ञान में हैं। इसके बावजूद सरकार हर दिन बड़े बड़े दावे करती है कि अंत्येष्टि का सारा खर्च वो उठा रही है, अंत्येष्टि कराने के लिए वहाँ पर प्रशासनिक अमले के अधिकारी हैं। उसके बावजूद अगर लोग जो हैं, अगर शव को पानी में बहाने के लिए मजबूर है निधि, तो उसका मतलब यही है कि सरकार के सारे दावे हवाई हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। सरकार के अंदर का जो संवेदना है वो खत्म हो चुका है। सरकार के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल ही निष्क्रिय हैं, उनको लोगों की कोई परवाह नहीं। आप जिंदा हों या मृत हों, उनको लगता है कि इससे उनका कुछ भी बनने या बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए लोगों को, क्या जिंदा लोगों की तो आपने बहुत सुनी होगी, आपने देखा कि किस इतनी बड़ी संख्या में लाश जो है पानी में तैर रहे हैं और उनकी सूध लेने वाला कोई नहीं। निधि जी मनीष, ये जानकारी जो आपने दी है फिलहाल उसके लिए धन्यवाद। और अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि प्रदेश में ऑक्सीजन, बेड, दवाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब तक बीजेपी के ही करीब 1 दर्जन विधायक, सांसद और मंत्री मुख्यमंत्री को खत लिखकर दवा इलाज के खराब इंतजाम की शिकायत कर चुके हैं। यही नहीं, फिरोजाबाद से बीजेपी के जो विधायक हैं अपना वीडियो वायरल कर आरोप लगाया कि कोरोना से पीड़ित उनकी पत्नी को आगरा मेडिकल कॉलेज में खाना पानी भी नहीं दिया जा रहा है। कमाल खान की रिपोर्ट। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में फिरोजाबाद के जसराना से बीजेपी एमएलए पप्पू लोधी की पत्नी संध्या भर्ती हैं। बीजेपी एमएलए ने आम जनता की तरह अपना वीडियो वायरल कर बताया कि उन्हें वहां 3 घंटे बेड नहीं मिला और अब खाना पानी भी नहीं मिल रहा है। आज भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है ये तो माता रानी जाने। ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है वहाँ, ना पानी पीने के लिए मिल रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है उसकी वहाँ पर कि उन्होंने हमारे साथ जो किया वो किया। ईश्वर ना करे कभी किसी गरीब के साथ ऐसा हो। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। यही नहीं, बीजेपी के करीब 1 दर्जन एमएलए, एमपी और मंत्री इस कोरोना के दौर में सीएम को लेटर लिखकर दवा इलाज में बदहाली का रोना रो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने लिखा है कि ऑक्सीजन की जमाखोरी, कालाबाजारी हो रही है। कोरोना के लिए मेडिकल इक्विपमेंट 1.5 गुना दाम पर बिक रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार फोन नहीं उठाते। लखनऊ में मोहनलालगंज के बीजेपी एमपी कौशल किशोर ने लिखा है कि केजीएमयू में वीसी और कई डॉक्टर बहुत लापरवाह हैं। रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में 100 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड खाली पड़े हैं। कोविड हॉस्पिटल में 20 में से सिर्फ 5 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। राज्य मंत्री के दर्जे वाले सुनील भराला ने लिखा है कि मेरठ में बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की बहुत कमी है। इसकी वजह से करीब 500 लोगों की मौत हो गई है। लखीमपुर से बीजेपी एमएलए लोकेंद्र प्रताप सिंह ने लिखा कि जिले में ऑक्सीजन की बहुत कमी है। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। हम लोग असहाय होकर उन्हें मरते देख रहे हैं। कानपुर के बीजेपी एमपी सत्यदेव पचौरी ने लिखा, कानपुर में कोरोना से बहुत लोगों की मौत हो रही है। काफी लोगों की मौत वक्त पे इलाज न मिलने से हो रही है।
बलिया जिले से विधायक और यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी बलिया जिला अस्पताल में दवा इलाज का मुआयना करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 11 वेंटिलेटर लगे हुए हैं, लेकिन चलता कोई नहीं। 2 रात आप हम जगे रहे 12 बजे से लेकर 4 बजे 5 बजे तक मरीज को बचाने के लिए। वो मरीज किस अभाव में मरे? वेंटिलेटर के अभाव में, इसलिए कि वेंटिलेटर बलिया में उपस्थित नहीं। 11 वेंटिलेटर स्ट्रामा सेंटर में पड़े हुए क्यों नहीं चल रहे हैं? हम आपसे और आपसे जानना चाहते हैं। परेशानी बहुत बड़ी है, जनता उसको भुगत रही है और जनता के प्रतिनिधियों को इसका बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। उन्हें वोट लेने के लिए जनता के पास फिर जाना है। अगर वो उसकी बात नहीं उठाएंगे तो कल को जनता उनकी नहीं सुनेगी। आगरा में नसीम, फिरोजाबाद में जितेंद्र और बलिया में करुणा सिंधु के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब बलिया से खबर अगली। हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनावों में भी कोविड ने इस चुनाव के दौरान जो ड्यूटी पे लगे शिक्षकों के घर में जीवन भर का दर्द दिया है। अकेले बलिया में ही 27 ऐसे टीचर हैं जो कोविड की वजह से अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन पर आश्रित पूरे परिवार भी पूरी तरह से टूट चुके हैं, जिसकी सुध लेने वाला फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा है। अजय सिंह की रिपोर्ट। रेनू के आंसू रोके नहीं रुक रहे। रेनू के पति विजय प्रताप शिक्षक थे। पंचायत चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी थी। वो अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोविड हो गया और जब वह बीमार पड़े तो न तो सरकारी अस्पताल और न ही तंत्र उनकी जान बचा सका। उनको कोविड हो गया था सर। इलेक्शन का ड्यूटी करके आए उसी दिन से उनकी खांसी बंद ही नहीं हो रही थी। बुखार हो गया था, खांसी हो गया था सर, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है सर। उसी दिन से उसी सुबह उनका हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। हम लोग को कोई सहारा नहीं है, वही थे हम लोग को खिलाने वाले सर। अभी लड़का एक नया 2 महीने से गया था मर्चेंट नेवी में नौकरी करने के लिए। जब ये सुना तो मेरे पापा का सीरियस है तो वो भी आ गया सर। रेनू की तरह ही अजीता वर्मा पर पंचायत चुनाव की ड्यूटी कहर बनकर टूटी है। 2 छोटे छोटे बच्चे पिता अनुज के न रहने की वजह से अब यतीम हो गए। बूढ़े ससुर और खुद अजीता को समझ नहीं आ रहा कि आगे की जिंदगी अब कैसे चलेगी। हमारे हस्बैंड अनुज कुमार का ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए। वो ड्यूटी में थे, चुनावी ड्यूटी में, और तबीयत खराब होती गई। जांच कराए तो कोरोना पॉजिटिव है। यहाँ से रेफर किए, आजमगढ़ ले गए, वहाँ पे एक्सपायर हो गए। अब इकलौते कमाने वाले हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं इन लोग का, कैसे क्या होगा। दर्द सिर्फ 2 परिवारों का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में कई परिवारों के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। अकेले पूर्वांचल के बलिया में 27, मऊ में 10, आजमगढ़ में 34, गाजीपुर में 15, वाराणसी में 15, मिर्जापुर में ऐसे 9 परिवार हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने एक प्रेस नोट जारी कर चुनाव ड्यूटी की वजह से जान गंवाने वाले 800 शिक्षकों की सूची जारी की थी, जो अब बढ़ गई होगी। यह उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ सरकार से और चुनाव आयोग से डिमांड किया है कि मृतक के परिवार को 50 लाख रुपया तत्काल दिया जाए और उस परिवार को नियुक्ति उस परिवार के एक सदस्य को अविलंब दिया जाए, जिससे उस परिवार का भरण पोषण होने की उम्मीद जताई जा सके। जो कोविड के पालन करने की चर्चाएं हो रही थी, आप तस्वीरों में देखेंगे कि 1 फीट की भी दूरी कहीं नहीं बची थी। एक दूसरे कर्मचारी के हाथ बाजू में आजू सटे हुए थे। उसके बाद भी शिकायत करने के बाद भी सुधार नहीं हुआ। कहीं भी सैनिटाइजर का नहीं था इस्तेमाल। कहीं भी कर्मचारियों को जो वितरण के लिए व्यवस्था दी जानी चाहिए चुनाव में, एक भी तरह से उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये आंकड़े और बढ़ेंगे। साफ है कि घर का कमाने वाला जब चला जाता है तो मौत सिर्फ उसके आंकड़े तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके परिवार के जीवित सदस्य भी हर रोज मरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में ड्यूटी पर हुई शिक्षकों की मौत पर सरकार को मदद के लिए बड़े हाथ बढ़ाने चाहिए, जिससे इन परिवारों को अपनों के जाने का गम बर्दाश्त करने में कुछ राहत मिल सके। बलिया से करुणा सिंधु के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है मध्य प्रदेश से खबर। क्या यहाँ पर मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं?
मध्य प्रदेश से खबर देश की बात में। मौत के आंकड़ों को लेकर सरकार के दावे लगातार गलत साबित हो रहे हैं। सरकार कहती है कि उसे उसके आंकड़े छुपाकर उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन शमशान कब्रिस्तान में मौत के दर्ज आंकड़े कह रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है। पिछले साल मध्य प्रदेश में कोरोना से 5,424 मौतों के आंकड़े सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं कि अकेले अप्रैल 2021 में ही इससे दुगनी मौतें मध्य प्रदेश के शमशानों और कब्रिस्तान के रिकॉर्ड में हैं। सरकार के लिए ये आंकड़ों का अंतिम संस्कार था। भोपाल के सबसे बड़े भदभदा शमशान के दफ्तर में जब कर्मचारी पन्ने पलटने लगे तो कई पन्ने मार्च के आंकड़े दिखाने में ही खप गए। 20 से 25 पन्नों में अप्रैल के आंकड़े सरकार शायद नहीं देखती। इन कर्मचारियों ने बाकायदा कोरोना से हुई मौतों को लाल स्याही से दर्ज किया है, कारण भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी। पूरे मार्च में 307 मृतकदेह आई, उसमें से 152 सामान्य मृतकदेह थी और 155 कोरोना मृतकदेह थी। वहीं अपन अप्रैल में आते हैं तो अप्रैल में एकदम से विस्फोटक स्थिति आई और पूरे 1 से 30 अप्रैल के बीच में 2052 मृतकदेह भदभदा में आई, जिसमें से 398 सामान्य मृतकदेह और 1652 कोरोना मृतकदेह थी। तो इस तरीके से अगर अपन वैल्यूएशन करें तो अप्रैल का महीना बहुत ही ज़्यादा आप हमके लिए दुखद है। मृतक के परिजन एक फॉर्म भरते हैं, फिर रसीद कटवाते हैं, तो वो पूरा एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हमारे पास रहता है और वो रिकॉर्ड प्रतिदिन शासन के भी कुछ विभाग वो प्रतिदिन हमारे यहाँ से रात में आंकड़ा लेकर जाते हैं। यही हाल शहर के पहले कोरोना के लिए निश्चित झदा कब्रिस्तान का है। लगातार अप्रैल में शव आते रहे। कमेटी का कहना है ऐसा खौफनाक मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। अप्रैल की उसकी बात करें तो बहुत भयानक स्थिति थी। कम से कम मैं 30 साल से इस कब्रिस्तान को देख रहा हूँ। 30 साल के अंदर मेरे टाइम के अंदर एक अप्रैल का ऐसा महीना था, बहुत टेंशन भरा, बहुत डेड बॉडी थी। 388 बॉडी है कोरोना की। कभी हमारे पास ऐसा नहीं है। डेली आम दिनों के अंदर आती हैं तो हमारे पास 4-5 आती थी, लेकिन इसके अंदर 15, 18, 20, 27, 32 ऐसी बॉडी कंटिन्यूज आई। लेकिन सच्चाई तो है, सरकार ये बात सही है, 100 में 100% आंकड़े छुपा रही। कुछ नर्सिंग होमों की बॉडी आती है तो डायरेक्ट घरों पे दे रहे हैं। सरकार पहले ही कह चुकी है कि उसको आंकड़े छिपाकर अवार्ड नहीं मिलने वाला। कि चाहे डेथ का मामला हो या डेथ ऑडिट का मामला हो, ये छुपाने का, इसको हाइड करने का ना कोई मंशा है और ना इसकी जरूरत है। लेकिन सरकारी दावों से इतर अकेले भोपाल में कब्रिस्तान और शमशान के आंकड़े जोड़ें तो कोरोना के 3,811 शवों का अप्रैल में अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें भोपाल जिले से 2,557 शव थे। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे अप्रैल में कोरोना से भोपाल में सिर्फ 104 मौतें हुई। पूरे कोरोना काल में राज्य में मौत का सरकारी आंकड़ा अब तक 6,420 है, जबकि भोपाल में 795। आपदा के वक्त जो बात लोगों को सबसे पहले जानने का हक है वो है सच। लेकिन लगता है सरकारों ने आंकड़ों का ही अंतिम संस्कार कर दिया। नहीं तो क्या संभव है कि एक साल में सरकारी आंकड़ों में जितनी मौत दर्ज हो उससे कहीं ज़्यादा कुछ ही महीनों में अकेले अंतिम यात्रा के आखिरी साक्षी यानी शमशान और कब्रिस्तान दर्ज कर लें। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। दूसरी लहर में कोविड के मरीजों में ज्यादा गंभीर लक्षण आप देखे जा रहे हैं। कईयों को स्टेरॉइड्स देकर उन्हें बचाया जा रहा है, लेकिन ऐसे स्टेरॉइड्स की हेवी डोज से कई मरीजों को म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस नाम की बीमारी भी हो रही है, जिसमें कुछ गंभीर मरीजों को बचाने के लिए उनकी आंखें तक निकालनी पड़ रही हैं। कोविड से जंग जीत चुके 44 साल के नितिन शिंदे अब म्यूकोरमाइकोसिस के कारण अपनी आंख खो चुके हैं। पत्नी तकलीफ के दूसरे दिन से ही अस्पताल के चक्कर काट रही थी, लेकिन संक्रमण बढ़ने के कारण एक आंख निकालनी पड़ी।
मैं पहले दूसरे दिन से भाग रही हूँ, तो भी चौथे दिन तक या तीसरे दिन तक मेरे पति की हालत इतनी बेकार हो गई कि उनके मुंह से और इससे से खून आने लगा केएम हॉस्पिटल में। फिर मुझे नज़दीक में जो हॉस्पिटल मिला उसको रात को मैंने लायंस क्लब में वहाँ पे उनको शिफ्ट किया। जब भी वो एडमिट हुए तभी उनके शुगर्स काफ़ी हाई थे, किडनी के ऊपर असर हुआ था, तो उनका लेफ्ट साइड का जो आँख था वो पूरी तरीके से म्यूकरमाइकोसिस की वजह से खराब हो चुका था। और अगर ज़्यादा समय अगर रुकते थे तो ये बीमारी ब्रेन तक पहुँच सकती थी, और उसमें इसका मोर्टालिटी रेट जो है ब्रेन तक पहुँचे तो बहुत हाई रहता है। करीबन 6 से 7 घंटे तक ये सर्जरी चली, काफ़ी मेजर सर्जरी थी, और इसमें पेशेंट की एक आँख अनफॉर्चुनेटली हमको निकालनी पड़ी, लेकिन वो पेशेंट की जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी था। इस बीमारी को ब्लैक फंगस भी कहते हैं। नाक से शुरू होती है, आंख और दिमाग तक फैलती है। मुंबई में बीएमसी के बड़े अस्पताल सायन ने बीते 1.5 महीने में ब्लैक फंगस के 30 मरीज देखे हैं। 6 की मौत हुई है, 11 की एक आंख निकालनी पड़ी। ये जानलेवा बीमारी है। इनमें हमारे जो 30 पेशेंट मैं बोल रही हूँ, उनमें से 11 में आंख निकालनी पड़ी है। एक यंग पेशेंट 47 इयर्स ओल्ड की पेशेंट, उसकी दोनों आंख निकालनी पड़ी क्योंकि दोनों आंखों में ये इन्फेक्शन हुआ था। और हमारे यहाँ इन 30 पेशेंट में से 6 पेशेंट हम बचा नहीं पाए। तो इसकी जो एक्चुअल मॉर्टेलिटी जो है, जो हम बोलते हैं कि जिसमें इन परसेंटेज में अगर बोलें तो इसकी मॉर्टेलिटी कहीं भी दुनिया में 50% है। यानी 10 में से 5 पेशेंट इसको हम लोग बचा नहीं सकते अगर ये बीमारी बहुत फैली हुई है। कोरोना ठीक करने वाली बीमारी स्टेरॉइड हेवी डोज दवा से इम्यूनिटी कम होना या फिर शुगर लेवल बढ़ने के कारण कई मरीजों में ब्लैक फंगस बीमारी घर कर रही है। मुंबई के ईएनटी स्पेशलिस्ट एक हफ्ते में ऐसे 4 से 5 मरीज देख रहे हैं। लास्ट वीक में ही हम लोग ने अभी करीबन 4 पेशेंट ऑपरेट किए हैं, जिसमें से 2 पेशेंट का जो है आँख की रोशनी चली गई थी। और ऐसा देखा गया है कि ये स्टेरॉइड जो है और इवन डायबिटीज़ पेशेंट का इम्यूनिटी कम कर देता है। इससे ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। ये स्टार्ट होता है नाक से, नाक के बाद धीरे धीरे आँख में फैलता है। तो आँख में जब फैल जाएगा तो आँख की रोशनी, आँख लाल होना, आँख में सूजन होना, आँख के आजू बाजू सूजन होना, और एकदम एंड में ये ब्रेन में पहुँच जाता है। ये जैसे ही ब्रेन में पहुँचता है पेशेंट का मोर्टेलिटी रेट 80% तक हो सकता है। इस महीने में 15 से ऊपर केसेस मैं देख चुकी हूँ और मेरे कलीग्स पूरे 40 के ऊपर भी केसेस लोगों ने देखे हैं। पहले ईएनटी डॉक्टर्स नाक से कंफर्म करके टेस्ट करते हैं और फिर एंटी फंगल मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं इंजेक्शन के द्वारा से, या सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। आँख में ज़्यादा बढ़ने से पूरी आँख निकालने भी पड़ सकती है। नॉर्मल इंसान में पहले ये केसेस जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते थे, ज़्यादा डायबिटीज़ होने से होता था, कोई और वजह से इम्यूनोसप्रेशन होने से ज़्यादा होते थे ये केसेस, पर पूरे प्रपोर्शन में देखा जाए तो काफ़ी कम थे। इस साल में ये ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो कोविड पेशेंट में ज़्यादा प्रीडिस्पोज होता है, उसमें वो ज़्यादा एग्जैजरबेट हो जाता है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस 2 से 3 दिन नाक में रहता है और फिर आंख की ओर बढ़ता है। नाक से खून निकलना या देखने में हल्की भी दिक्कत हो तो डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि कोविड के बाद की ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की जंग और भी ज्यादा घातक है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे दिल्ली से खबर है किस तरह से यहाँ पर अनेकों संस्थाएं कर रही हैं मरीजों की मदद। अब मानवता की मिसाल की खबर दिल्ली के करोल बाग से, जहां 2 पुलिस वालों के सुझाव के बाद इलाके के 5 कारोबारियों ने द हेल्पिंग हैंड्स नाम से एक संस्था बनाई है और जरूरतमंदों को मुफ्त में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मुहैया करवाने में जुट गए हैं। इतना ही नहीं, लॉकडाउन में ये गरीबों को राशन भी बांट रहे हैं। इस महिला की सांसों का ख्याल भी मानवता की सोच का ही नतीजा है। ये करोल बाग के वो कारोबारी हैं जो आपदा में अवसर, नफा नुकसान नहीं, मानवता की सेवा में जुटे हैं, जिंदगी बचाने में लगे हैं। आप कहाँ से? पीतमपुरा। ठीक है, आप मेरे को ऑक्सीजन लेवल जो ऑक्सीमीटर पे आप देते हैं वो दे दो, फिर मैं आपका आधार कार्ड, पेशेंट का नेम और कोई प्रिस्क्रिप्शन है तो वो दे दो, अदरवाइज कोई बात नहीं। आपके अभी एक नंबर से कॉल आएगा जो आपको फॉलोअप लेंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे। कंसंट्रेटर ना? हाँ जी, मिल जाएगा।
मिल जाएगा, करा देता हूँ। करोल बाग में मोबाइल पार्ट्स का काम करता हूँ। मेरे साथ कुछ इस टाइम पे 5 व्यापारी और 2 बीट ऑफिसर संदीप चावला जी और विजेंद्र जी हैं। हम 5 भाइयों ने मिलके एक साथ अपना फंड्स इकट्ठा किया। हमने कुछ इंस्टेंट 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए और हमने लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दी। जो जिनकी लाइफ सेव हो गई है वो हमें दिल से मतलब एक ऐसी दुआ देते हैं जो हमने कभी जिंदगी में सोची भी नहीं। अभी हमने कुछ और मंगाए हैं। टोटल हमारी अभी एनसीआर दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में 60 मशीनें चल रही हैं। जब कोरोना के मामले बढ़े, सांसों पर आफत आई, अस्पताल में बेड की किल्लत हुई और ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग ज्यादा बढ़ी, तो फिर करोल बाग पुलिस स्टेशन की बीट नंबर 5 के 2 पुलिस वालों संदीप चावला और विजेंद्र सिंह ने कारोबारियों से संपर्क साधा और सेवा का सिलसिला चल पड़ा। शुरुआत अपने ही इलाके से हुई और फिर दायरा दिल्ली एनसीआर तक फैल गया। अगर किसी को भी दिल्ली एनसीआर में या नियर बाई एरिया में कंसंट्रेटर की रिक्वायरमेंट हो तो ये हमारे नंबर हैं कुछ हेल्पिंग हैंड्स के, उनसे आप कॉल करके ये कंसंट्रेटर ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मिस्टर संदीप गोयल, उनका नंबर है 7838316722। मिस्टर कुलवंत जी गोयल, उनका नंबर है 9643046312। कॉल आने के बाद जरूरतमंद व्हाट्सएप से डिटेल भेजते हैं और फिर उनका ब्यौरा एक जगह पर दर्ज रहता है। कंसंट्रेटर के लिए सिर्फ आपको अपना आधार जमा करना होता है। ये कारोबारी सिर्फ सांस ही नहीं, अब लॉकडाउन में गरीबों के पेट का ख्याल भी रख रहे हैं। रोजाना छोटे छोटे पैकेट में राशन का सामान भी बांटने में जुटे हैं। तंत्र, सिस्टम, सरकार पर पहले से ही बहुत भार। ऐसे में लोगों की जिंदगियां बचाने को लेकर इंसानियत का जिंदा रहना जरूरी है। मिलकर मुकाबला करेंगे तो कुछ जिंदगियां संवर जाएंगी, कुछ घर उजड़ने से बच जाएंगे। नई दिल्ली से हरिकिशन शर्मा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में आज से 400 बेड्स का कोविड ट्रीटमेंट सेंटर शुरू हो गया है। यहाँ हर बेड पर मरीज को ऑक्सीजन देने की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क है। इस कोरोना केयर सेंटर में कैसे मिलेगा दाखिला और क्या है यहाँ की खासियत, शरद शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली का रकाबगंज गुरुद्वारा सेवा को नई ऊंचाई दे रहा है। यहाँ 400 बेड्स का कोविड ट्रीटमेंट सेंटर शुरू हो गया है। हर बेड पर ऑक्सीजन का इंतजाम है। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर यह सेंटर है और 400वां प्रकाश पर्व होने की वजह से 400 बेड हैं। 400 बेड का ये शायद इंडिया का पहला ऐसा मेडिकल सेटअप है जो सरकार या आर्मी के बाद किसी ने बनाया हो। 10 दिन में गुरु साहब की कृपा के कारण 10 दिन में ये एक सेमी हॉस्पिटल तैयार हुआ है। अब इसमें हर वो चीज़ अवेलेबल है सिवाय आईसीयू के। दवा से लेके, एम्बुलेंस से लेके, मेडिकल फैसिलिटीज से लेके, ऑक्सीजन 5 लीटर वाले को 5, 10, 20 लीटर तक के भी अलग अलग इसके हमने सेक्शंस बनाए हैं। इस ट्रीटमेंट सेंटर में कोरोना से बीमार मरीज सीधे आ सकते हैं। जरूरत पड़ने पर गुरुद्वारा कमेटी के पास ऑक्सीजन एम्बुलेंस भी है जो मरीज को घर से ला सकती है और यहाँ हालत बिगड़ने पर अस्पताल भी ले जा सकती है। लेकिन यहाँ एडमिट होने के लिए ऑक्सीजन लेवल 85 से नीचे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ओपन है, किसी के पेशेंट के घर वाले कोई आके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है। कोई भी आए, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी चीज़ को नहीं देखा जाएगा। उसकी प्रायोरिटी यही है कि वो पेशेंट होना चाहिए और उसके साथ साथ उसकी जो ऑक्सीजन लेवल है, जो डॉक्टर्स ने एक पैरामीटर बनाया है कि 85 से नीचे वाली की ऑक्सीजन वालों को आप हॉस्पिटल में रिकमेंड करेंगे, ना कि यहाँ पर। इस केंद्र को दिल्ली सरकार के LNJP अस्पताल के साथ अटैच किया गया है ताकि किसी मरीज की स्थिति बिगड़ने पर वहाँ शिफ्ट किया जा सके। LNJP हॉस्पिटल के साथ इसको अटैच किया गया है। जो भी पेशेंट अगर बीमार होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, तो उनको तुरंत LNJP हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बहुत ही मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा पूरी प्रबंधक कमेटी का कि जिन्होंने 400 बेड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर कंडीशन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। हमारी ओर से मेडिकल का सारा प्रबंध किया गया है। बाकी सारे प्रबंध सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा किए गए हैं। इस ट्रीटमेंट सेंटर के लिए अमिताभ बच्चन ने 2 करोड़ रुपए
दान दिए हैं। यहाँ सभी तरह की सुविधाएं निःशुल्क रहेंगी। कुल मिलाकर जो दिल्ली के गुरुद्वारों का मकसद है, जो मैसेज है इस तरह की व्यवस्था के ज़रिए वो देना चाह रहे हैं, वो ये है कि कोरोना इंसानों को मार सकता है, इंसानियत को नहीं। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज से अपने सहयोगी शशिकांत के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। खबर के साथ आज देश की बात में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।